हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे उत्तर गुप्त समाज की। ठीक है। उत्तर गुप्त काल में और पूर्व मध्य काल के समय समाज कैसा था। ओके, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन। और इसमें जो पहला टॉपिक देख रहे हैं वह है क्या? सामंतवाद का उदय। सामंतवाद कौन था या सामंतवादी लोग कौन थे? एक विशिष्ट वर्ग था। ओके, इनको कुछ क्या विशेषाधिकार दिए गए थे राजा द्वारा, शासक द्वारा या सम्राट द्वारा। क्यों दिया गया? उनकी सेवाओं के लिए दिया गया। ठीक है, जैसे भूमि दान दी गई, ग्राम अनुदान दिया गया। इसी से क्या है? सामंतवादी व्यवस्था का उदय होता है। एक विशिष्ट वर्ग है। इसके जो बीज हैं वह कब शुरू डाल दिए जाते हैं सामंतवाद के? शक कुषाण काल के समय में ही। ठीक है। और सेकेंड बीसी में जब मध्य एशिया से आक्रमण होता है तो स्थानीय सुरक्षा का भाव जगता लोगों के मध्य, यानी कि छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है इस समय, ताकि वह स्थानीय सुरक्षा का भार अपने कंधों पर ले सके। ठीक है। बीजारोपण तो सेकेंड बीसी तक होता है शक कुषाण काल में, लेकिन जो 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी आते आते इसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है सामंतवादी व्यवस्था का। ठीक है। पूर्ण विकसित रूप दिखाई देता है। पूर्ण विकसित रूप दिखाई कैसे देता है? पूर्व मध्यकाल में देखेंगे बहुत सारे राज्यों का उदय होता है, जातियों का उदय होता है। ठीक है। समाज में परिवर्तन होते हैं। चौहान, प्रतिहार, गुर्जर, पाल, ठीक है, परमार, ऐसे ऐसे वंशों का उदय हो रहा है। तो जो शासकों द्वारा, सम्राट द्वारा, राजा द्वारा भूमि और ग्राम अनुदान दिए जाते थे, उसी से क्या है? सामंतवादी व्यवस्था का उद्भव होता है। किसे दिया जाता था? ब्राह्मणों को दिया जाता था, प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों को दिया जाता था। क्यों दिया जाता था इन्हें? ब्राह्मणों को उनके धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता था। धार्मिक कार्य ब्राह्मण करते थे। ठीक है। प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले भूमि दान दी जाती थी, ग्राम अनुदान दी जाती थी। जब भूमि दान दी गई, ग्राम अनुदान दिए गए, तो उस भूमि से जो प्राप्त हो रहा राजस्व या कर जो भी प्राप्त होते थे, सीधे भूमि ग्रहता के पास या दानी, जो दान प्राप्त करने वाला है, उस व्यक्ति के पास आते थे। इससे क्या, वो और शक्तिशाली होते गए और अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों का निर्माण करते गए। ठीक है। और यह सामंत भी बिना राजा और सम्राट की आज्ञा से क्या है, अन्य लोगों को भूमि दान देने लगे, ग्राम दान देने लगे। एक उप सामंतवादी व्यवस्था स्थापित होने लगी। ठीक है। इसीलिए डीडी कौशाम्बी साहब ने क्या कहा, इस व्यवस्था को एक अवधारणा दी, ऊपर से सामंतवाद तथा नीचे से सामंतवाद। ऊपर सामंतवाद यानी जो राजा, सम्राट या शासक से भूमि अनुदान पाके सामंती बन रहे थे, और उनके द्वारा क्या है, और जो सामंत बने राजा द्वारा प्राप्त भूमि और ग्राम अनुदान प्राप्त करके, उनके द्वारा भी क्या है, अन्य लोगों को भूमि दान और ग्राम अनुदान दिया गया। ठीक है। वो ये इससे उप सामंतवादी व्यवस्था उत्पन्न हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ऊपर से सामंतवाद और नीचे से सामंतवाद की अवधारणा दी गई? डीडी कौशाम्बी साहब द्वारा। और सामंतवाद का जो पहला शब्द प्राप्त होता है, या सामंतवाद का सर्वप्रथम शब्द जो प्रयोग किया जाता है, वह डॉक्टर आर.एस. शर्मा द्वारा किया जाता है। एंसेंट इंडिया के अच्छे लेखक हैं। ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम है भारतीय सामंतवाद। ओके, भारतीय सामंतवाद। ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे इसका बीज कब पड़ा? सर्वप्रथम शक
कुषाण शासन काल में। ठीक है, इसका जो बीज पड़ा सर्वप्रथम कुशासन काल में, अभी बीज पड़ा है। कोई भी बीज होता है पौधा बनने में क्या बहुत समय लगता है। इसी तरह सामंतवादी व्यवस्था का बीज कुषाण काल में पड़ता है, लेकिन 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी आते आते इसका पूर्ण विकसित हो जाता है, पूर्ण विकसित रूप देखने को मिलता है। कब? 5th व 6th AD में। ठीक है, पूर्ण विकसित रूप दिखाई पड़ता है उत्तर गुप्त काल और पूर्व मध्यकाल में, मध्यकाल से पहले। ठीक है, क्या होता था इसमें? व्यक्ति को भूमि दान दी जाती थी शासकों द्वारा। ओके, शासकों द्वारा भूमि व ग्राम अनुदान दिया जाता था। ठीक है, किसे दिया गया? मेनली धार्मिक कार्य करने वाले ब्राह्मण वर्ग को, प्रशासनिक सेवा में जो लोग थे और जो सैनिक सेवा में थे, प्रशासनिक व सैनिक व्यक्ति को। ठीक है, इनकी सेवाओं के बदले ब्राह्मणों को धार्मिक कार्य के बदले प्रशासनिक और सैनिक व्यक्ति को उनकी राज्य को जो सेवा दे रहा है उसके लिए 9 प्रकार के सामंतों का नाम प्राप्त होता है 12वीं शताब्दी आते आते। जैसे महामंडलेश्वर नाम सुना होगा आपने एंसेंट इंडिया में, मांडलिक नाम सुना होगा, महासामंत, लघु सामंत। आज भी मंडल की व्यवस्था है भारत सरकार में, राज्यों में मंडल की। ओके, जैसे कि कई जिलों को मिला क्या है, एक मंडल बनाया जाता है, उसका कमिश्नर होता है। उसी तरह क्या है, कई क्षेत्रों में ये सामंत होते थे, इनके अन्य नाम थे विभिन्न स्थानों पर, महामंडलेश्वर, मांडलिक, महासामंत और लघु सामंत। और क्या इसमें लिख सकते हैं हम? भारतीय सामंतवाद पुस्तक किसने लिखी है? भारतीय सामंतवाद, भारतीय सामंतवाद। आर्य शर्मा द्वारा। ठीक है, और अवधारणा है ऊपर से सामंतवाद और नीचे से सामंतवाद। ठीक है, ऊपर से सामंतवाद और नीचे से सामंतवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? डीडी कौशाम्बी द्वारा। ठीक है, ऊपर सामंतवाद की बात की हमने, यानी कि राजा, सम्राट, शासक द्वारा जिस व्यक्ति को ग्राम और भूमि अनुदान दी जाती है वह क्या होगा? ऊपर सामंतवाद कहलाएगा। और इन सामंतों द्वारा, यानी जो ग्राम और भूमि अनुदान पा रहे हैं, किसी और व्यक्ति को क्या है, अपने नीचे भूमि अनुदान दे रहे हैं, ग्राम अनुदान दे रहे हैं। तो छोटी छोटी जगहों पर भी क्या है, छोटे छोटे सामंतों का उदय हुआ। पहले मेनली क्षत्रिय वर्ग में दिया जाता था, लेकिन यह अवधारणा क्या है, उत्तर गुप्त काल में समाप्त हो जाती है। अब किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, क्या है, या भूमि अनुदान या ग्राम अनुदान दिया जाने लगा। बौद्धों को भी दिया जाने लगा, मठों को भी दिया जाने लगा। ठीक है, जैन मठों को भी दिया जाने लगा, उनके अपने खर्चे चलाने के लिए। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी?
सामंतवाद की, एक विशिष्ट वर्ग की और उसके उदय की। और उसके बाद पूर्व मध्यकाल में इन सामंतों द्वारा नए नए राज्यों को उदय की, जैसे परमार, चौहान, ठीक है, चालुक्य, भोज, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ये सब। तो पहले सब उत्तर गुप्त काल में जो महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, उत्तर गुप्त काल 5th से 6th AD बाद, ठीक है, पूर्व मध्यकाल में पहला महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो होता है सामंतवाद का उदय, ठीक है। दूसरा जो मेन परिवर्तन हुआ समाज में, वह क्या हुआ, एक नई जाति का उदय, और वह जाति थी कायस्थ। नई जाति कायस्थ, कायस्थ का उदय। कौन है ये कायस्थ लोग, क्या उदय हुआ उत्तर गुप्त काल में? नई जाति कायस्थ का उदय। तो कायस्थों के बारे में जो सबसे पहले उल्लेख प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है, एक स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति में। किसमें? याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति नाम याद रखेंगे। और दूसरा, एक जाति के रूप में जो इनका नाम प्राप्त होता है वह होता है ओशनम, ओशनम स्मृति। कौन सी स्मृति? ओशनम स्मृति में एक जाति के रूप में, एक जाति के रूप में क्या है, इसका उल्लेख है, ठीक है। जाति और शब्द में अंतर है। याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम उल्लेख है सब, ठीक है, कायस्थों का, लेकिन एक जाति के रूप में किसका है, किस स्मृति में? ओशनम स्मृति में, उत्तर गुप्त काल, ठीक है। तो कौन थे कायस्थ लोग? कौन थी एक नई जाति जो कायस्थ आई उत्तर गुप्त में? ये वो जाति है जिसके आने से ब्राह्मणों को इतना आघात पहुंचा, ठीक है, कि इनको ब्राह्मण किताबों में शूद्र की संज्ञा दी जाने लगी। अनेक ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें शूद्र कहा गया। लेकिन कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि यह द्विज जातियों से उत्पन्न हुए हैं। द्विज यानी जिनको जनेऊ धारण करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। आज भी द्विज पद्धति विद्यमान है ब्राह्मणों में, उच्च वर्ण में, ठीक है। और वो वर्ग कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। कुछ विद्वान द्विज जातियों से इनकी उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन अनेक ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इन्हें शूद्र कहते थे उस वक्त। क्यों? क्योंकि उनके एकाधिकार पर इन्होंने आघात किया, ठीक है। क्या आघात किया इनके द्वारा? क्या आघात किया गया? एकाधिकार को समाप्त किया गया। कैसे? ऐसे कि ये जो नई जाति थी ये पढ़ना लिखना जानती थी, पढ़ती थी, और ये जाति आज भी विद्यमान है जनरल वर्ग में, जिसे सामान्य रूप से हम लाला कहते हैं, श्रीवास्तव। बहुत सारे इनके क्या है, उपजातियां हैं, कायस्थों की ये उपजातियां हैं, ठीक है। तो ये लेखन कार्य करने लगे, लेखक बन गए, पुस्तपाल बन गए, ठीक है। दस्तावेजों को रखने लगे, दस्तावेजों को रखने का काम इनके द्वारा किया जाने लगा। दस्तावेजों को वही रखेगा जो लिखना पढ़ना जानता हो। गणक करता, मतलब इनको गणक कहा जाने लगा, लेखक कहलाने लगे, गणक कहलाने लगे, दस्तावेज रखने वाले कहलाने लगे, ठीक है। इनके अन्य नाम मिलते हैं कायस्थ, पुस्तपाल, दिविर, लेखक, अक्षपटलिक और कराठीक। नाम याद रखेंगे ये।
अन्य नाम क्या है? लेखक, गणक और दस्तावेज रखने वालों के। कायस्थ, पुस्तपाल, सब कुछ लिखना है यहाँ जरूरी नहीं है। दिविर, लेखक, अक्षपटलिक और कराठीक। कराठीक लोग कौन थे? जो न्यायाधिकरण था, यानी कि जो न्याय देने का कार्य किया जाता था, जिस अधिकरण द्वारा, विभाग द्वारा उसका भी निर्णय जो दिया गया है वो लिखने का कार्य कौन करने लगा? ये जाति करने लगी, कायस्थ जाति। इसीलिए से क्या कहते हैं? कराठीक। कराठीक। आज भी देखेंगे न्यायालयों में जज साहब के नीचे कंप्यूटर लेके, पहले तो टाइपराइटर लेके बैठते थे, अब कंप्यूटर लेके बैठते हैं, लिखते हैं न्याय निर्णय, लिपिक होते हैं, ठीक है। लेकिन वो अब इस समय क्या है? किसी भी जाति धर्म के लोग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर गुप्त काल में एक कार्य कायस्थों द्वारा किया जाने लगा। इससे ब्राह्मणों का एक अधिकार क्या है? समाप्त हो गया। इससे उनको बहुत आघात पहुंचा। इसीलिए क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें शूद्र कहा गया, ठीक है। एक लिखने पढ़ने वाली नई जाति का उदय हो गया। इसका नाम भी हमने बोल ही दिया, ठीक है। लेकिन 10वीं 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 10वीं 12वीं शताब्दी में इनकी बहुत सारी उपजातियां भी बन गई। विभिन्न स्थानों के हिसाब से, जगहों के हिसाब से क्या है? उपजातियां भी बनती रहती हैं। तो जो बंगाल से कायस्थ आए उनका नाम था गौड़, ठीक है, गौड़, ओके। गौड़ कायस्थ कहा गया उनको। वल्लभीय कायस्थ कहा गया, जो वल्लभ जगह से आए, वल्लभीय से। कहाँ था? गुजरात में। वल्लभीय कायस्थ। और भी बहुत सारे नाम कॉमन हम सबने सुना समाज में। माथुर, ये उपजातियां हैं। श्रीवास्तव, सोनू निगम, ठीक है, अस्थाना, ये सब क्या है? उपजातियां। 10वीं से 12वीं शताब्दी आते आते इन उपजातियों की भी विकास हो गया विभिन्न स्थानों पर कायस्थों का। और कायस्थ अपने आप को क्या है? जो यमराज के सचिव हैं। कौन है यमराज के सचिव? चित्रगुप्त। उनका वंशज अपने आप को घोषित करने लगे, ठीक है। तो जो नाम हमने अभी लिया है वो कुछ नाम लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएगा। तो ये थी नई जाति कायस्थ। अक्षपटलिक, दिविर, ठीक है, अक्षपटलिक, दिविर, पुस्तपाल, अक्षपटलिक, दिविर, पुस्तपाल और कायस्थ तो लिखा ही है, ठीक है। लेखक भी कहा जाता था इनको, लेखक। दे शायद मुंशी प्रेमचंद्र भी क्या थे? इसी जाति से थे, ठीक है, लेखक। और जो हमने न्याय निर्णय की बात की, जो न्याय निर्णय को लिखते थे, कराठीक। कराठीक, तो कराठीक जो स्पेशली न्याय निर्णय लिखते थे उनको कहते थे न्याय। जो न्याय दिया जाता था शासकों द्वारा, उनके लिखने का कार्य किया जाता था। न्याय निर्णय लेखन कार्य, लेखन कार्य करने वाले क्या कहते थे? कराठीक। और उपजातियों की बात की हमने 10वीं 12वीं शताब्दी आते आते श्रीवास्तव, माथुर, अस्थाना, निगम, ठीक है, वल्लभी कायस्थ, गौड़ कायस्थ। ये परिवर्तन, दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है उत्तर गुप्त काल में नई जाति कायस्थ का उदय, जो ब्राह्मणों के एक अधिकार को क्या है? समाप्त करती है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन होता है वह है क्या? कि जो शूद्र अब तक सिर्फ सेवा में लगे थे ऊपर के अपने तीनों वर्णों के, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का क्या है? सिर्फ सेवा करते थे, उनकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आया, ठीक है, कुछ परिवर्तन। हालांकि सामाजिक परिवर्तन हो रहा था,
ये महत्वपूर्ण परिवर्तन में है, लेकिन कुछ परिवर्तन आया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सामाजिक स्थिति बहुत सुधर गई। वो तो हम आज भी देखते हैं, जो समझ नहीं सुधरी है तो 1600 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, कैसे सुधर जाएगी। कुछ परिवर्तन आए, उनकी बाकी स्थिति उनकी वैसी ही बनी रही। क्या परिवर्तन आया उनके में? कि जो कृषि कार्य है अब शूद्रों द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, क्या किया जाने लगा? कृषि कार्य शूद्रों द्वारा, कृषि कार्य शूद्रों द्वारा किया जाने लगा। इसका विवरण वेनसांग के विवरण से भी प्राप्त होता है। और वेनसांग क्या है? 627 में आया था, नहीं 629 में, ठीक है, 645 में जाता है वापस चाइना। तो यहाँ जो कृषि कार्य कर रहे थे उनको वेनसांग ने क्या कहा कि शूद्र थे। ठीक है, यानी कि कृषि कार्य शूद्रों द्वारा किया जा रहा है, इसका भी विवरण वेनसांग देता है। सामाजिक संरचना अपनी पुस्तक सीयूकी में हिस्ट्री ऑफ ईस्ट, जो उसका अर्थ है। ओके, तो कृषि कार्य शूद्रों द्वारा किया जाने लगा। थोड़ा सा सामाजिक स्थिति में इनके सुधार आया, कृषि कार्य, लेकिन सेवा अभी भी बरकरार है इनकी। इसके अलावा कृषि कार्य करने लग रहे हैं तो पशुपालन भी करते थे, कृषि पशुपालन वाणिज्य भी करते थे, शिल्प व्यवसाय में भी हाथ आजमा ही रहे थे। ठीक है, उत्तर गुप्त काल में ये शूद्रों की स्थिति। ठीक है, वाणिज्य, शिल्प कार्य, पशुपालन भी करने लगे। वे कृषक, वे शूद्र कृषक जो कृषि कार्य करते थे, ठीक है, कुछ नाम मिलते हैं, कुछ वर्ग प्राप्त होते हैं कृषकों के, शूद्र कृषकों के वर्ग या कुटुंबी। क्या वर्ग है कृषकों का? शूद्र कृषक, कुटुंबी वर्ग। इनके दो वर्ग थे। ठीक है, दो वर्ग। पहला कुटुंबी वर्ग, मतलब इस वर्ग में किन शूद्र कृषकों को रखा गया था? कुटुंबी वर्ग में। कृषक वर्ग है, मेनली पूछा क्वेश्चन कुटुंबी वर्ग। कुटुंबी कौन लोग थे? तो कृषक थे, या हो सकता है क्वेश्चन सीधे शूद्र कृषक लिख दे, वैश्य कृषक लिख दे, कुछ और प्रशासनिक नाम दे दे, न्यायाधिकरण के लोग थे। ठीक है, पुस्तपाल थे, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुटुंबी वर्ग इनका मिलता है, जो हुए शूद्र कृषकों का। अभी ये देखते हैं कुटुंबी वर्ग में कौन से शूद्र कृषक आते थे। शूद्र कृषक, कुटुंबी वर्ग में वे शूद्र कृषकों को रखा गया था जो क्या है, जो भूमि के मालिक थे, जिनके पास अपनी भूमि थी। अपनी भूमि थी उनके पास, क्या थी? अपनी भूमि, यानी भूमि के मालिक थे खुद। ठीक, और प्लस राज्य को बहुत सारे कर देते थे। राज्य को क्या है? कर। राज्य को कर देते थे। ठीक है, तो वे शूद्र कृषक जो जिनकी अपनी भूमि थे, स्वयं के मालिक थे, और जो राज्य को बहुत सारे कर देते थे, वो राजस्व देते थे, उनको कुटुंबी वर्ग में रखा गया। दूसरा कृषक कृषक वर्ग कौन सा है? कीनास वर्ग। ठीक है, कीनास वर्ग, ये भी एक नाम मिलता है, लेकिन पहले के समय में, पुराणों के समय में कीनास जो शब्द यूज हुआ था वह व्यापारी वर्ग के लिए यूज हुआ था, यानी कि वैश्यों के लिए, वैश्य लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन उत्तर गुप्त काल में कीनास एक कृषकों के लिए यूज होने लगा। ओके, दूसरा जो वर्ग है सिरीन वर्ग। सिरीन वर्ग, सिरीन वर्ग के जो कृषक हैं वे कृषक होंगे जो उनके पास अपनी भूमि नहीं है, जो राज्य को कर नहीं देते।
यानी कि जो बटाई फसल बटाई पर काम करते हैं, यानी कि किसी की भूमि में क्या है, खेती कर रहे हैं, उसका कुछ भाग उनको खेती करने के एवज में मिल जाता था, यानी कि फसल को बांट देना, मालिक और जो खेती कर रहा है। यानी सीरीन वर्ग कौन थे, जो बटाई पर खेती करते थे। बटाई मतलब बांटना, बटाई पर कृषि करने वाले, ठीक है। तो ये तीसरा जो महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन होता है उत्तर गुप्त काल में कृषि कार्य शूद्रों द्वारा। बाकी वैसी सारी स्थितियां क्या है, बनी रही। लेकिन लगभग 12वीं शताब्दी के एक टीकाकार हैं, मेधातिथि, विद्वान है मेधातिथि, उनके द्वारा क्या क्या कहा गया कि शूद्र सिर्फ द्विज जातियों का, यानी अपने से ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करें, यह क्या है, आवश्यक नहीं है। ये क्वेश्चन, ये याद रखेंगे स्टेटमेंट किसने कहा था कि शूद्र केवल द्विज जातियों का सेवा करें, यह आवश्यक नहीं है। वो और भी वो काम कर सकते हैं, जैसे भी हम देखा क्या, कृषि कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, शिल्प व्यवसाय कर सकते हैं, और अपना क्या है, आजीविका या भरण पोषण उसी सेवा के द्वारा ही करें, यह भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, मेधातिथि द्वारा। ओके, ये तीसरा महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हो गया उत्तर गुप्त काल में कृषि कार्य शूद्रों द्वारा। ठीक है, अगली बात करेंगे हम जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों की स्थिति वैसी ही थी, धार्मिक कार्य करते थे, लेकिन क्या है, कहीं कहीं कृषि कार्य भी करने लगे ब्राह्मण द्वारा। ओके, अगला जो परिवर्तन होता है समाज में, वह है राजपूतों का उदय। ठीक है, उत्तर गुप्त काल में या पूर्व मध्यकाल से पहले राजपूतों का उदय। राजपूतों का उदय, ठीक है। एक पुस्तक है कर्नल टॉड की, एनल्स एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। क्या है, एनल्स एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। किसकी पुस्तक है, कर्नल टॉड की। याद रखने के RAS वाले लोग जो राजस्थान पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, एनल्स एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कर्नल टॉड द्वारा। इसी में किताब में क्या, इसी बुक्स में सर्वप्रथम राजपूत शब्द का क्या है, प्रयोग किया गया, क्या राजपूत शब्द प्राप्त होता है। ओके, कुछ लोग तो मानते हैं क्या अग्निकुंड से राजपूतों का उदय हुआ, ऐसा संभव है नहीं। अग्निकुंड से मतलब यह हुआ क्या, देवताओं की मूर्तियां रखकर जो अग्निकुंड से पूजा पाठ किया गया देश को बचाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, जिन लोगों द्वारा किया गया, जो शासक बने, उन्हें क्या राजपूत कहा गया। 12वीं शताब्दी आते आते यानी कि 12th AD तक 36 जातियां का उदय हो गया राजपूतों के। ठीक है, 12th AD तक 36 जातियां राजपूतों में फैल गई, यहां मतलब विकसित हुई 36 जातियां।
ओके, पूर्व मध्यकाल जब हम पढ़ेंगे तो 36 तो नहीं पढ़ेंगे, जो राज्य बने, जैसे चंदेल, कुछ नाम लिखते हैं, जैसे चंदेल, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार, ठीक है, कछवाहा, ओके, चंदेल, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार, कछवाहा, ठीक है, गुहिल, गुहिल भी क्या है, एक क्षत्रिय राजपूतों का एक जाति है, और भेद, ठीक है, ये राजपूतों की 12वीं शताब्दी तक 36 जातियां आती हैं, जो बाद में क्या है, क्षत्रिय कहलाने लगते हैं अपने आप को। पर अभी तो राजपूत है, राज्य उत्पन्न हुआ है, ठीक है, पूर्व मध्यकाल में, तो क्या है, अभी तो राजपूत है, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद तक आते आते ये अपने आप को क्षत्रिय कहने लगते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे जब हम पूर्व मध्यकाल स्टार्ट करेंगे तो, ओके। और इस समय क्षत्रियों के 2 वर्गों का उल्लेख किया गया है, एक विद्वान इब्न खुर्दाब द्वारा, बड़ा कठिन नाम है, इब्न खुर्दाब द्वारा क्षत्रियों के 2 वर्गों का उल्लेख है। कौन सा? क्षत्रियों के 2 वर्गों का उल्लेख। पहला है कौन सा? सवूक फुरिया और कतरिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सवूक फुरिया और कतरिया कौन लोग थे, ठीक है। तो है सवूक फुरिया। दूसरा कतरिया वर्ग, ठीक है। सवूक फुरिया और कतरिया क्षत्रियों के 2 वर्ग हैं। इब्न खुर्दाद द्वारा क्या है, यह उल्लेख किया जाता है, किसके द्वारा उल्लेख कौन कर रहा है? इब्न खुर्दाब। यह जानकारी हमें कौन देता है? विद्वान है इब्न खुर्दाब। बाद में आए जब मुस्लिम, तो वो देते हैं, उनके समय विद्वान रहे होंगे, ठीक है, इब्न खुर्दाब द्वारा। तो सवूक फुरिया कौन थे और कतरिया कौन थे, देखते हैं हम। सवूक फुरिया वर्ग के अंतर्गत उन क्षत्रियों को रखा गया था, राजपूतों को रखा गया था, जो किसी राजवंश से बिलोंग करते थे, योद्धा वर्ग से बिलोंग करते थे, या सामंत वर्ग से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो सवूक फुरिया में कौन आ रहा है? राजवंश वाले, योद्धा वर्ग वाले, जो युद्ध करते थे, या सामंत वर्ग वाले, सामंत वर्ग के क्षत्रिय, ठीक है। और इन्हें सत क्षत्रिय कहा गया है। सत क्षत्रिय, सही वाले क्षत्रिय हैं ये, ठीक है, सत क्षत्रिय। और क्या है? कतरिया वर्ग में कौन है, ठीक है। कतरिया वर्ग में जिन्हें क्या कहा गया है? साधारण क्षत्रिय, यानी जो ना किसी राजवंश से आते हैं, ना योद्धा हैं, ना सामंत वर्ग से हैं, सिंपल हैं, साधारण क्षत्रिय हैं, समाज में
यानी कृषि कार्य कर रहे हैं, व्यापार कार्य कर रहे हैं और अन्य व्यवसायों में क्या है, संलग्न है। ठीक है, जो क्या कार्य कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कृषि कार्य, व्यापार, या अन्य व्यवसायों में, अन्य व्यवसायों में क्या है, संलग्न है। ठीक है, ये भी क्षत्रिय ही हैं, लेकिन क्या है, कृषि कार्य करते हैं, व्यापार कार्य करते हैं, अन्य व्यवसाय में संलग्न है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, कतरिया वर्ग में रखा गया है। और इन्हें क्या है, साधारण क्षत्रिय कहते हैं और इन्हें सत क्षत्रिय। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है सहू कफुरिया और कतरिया वर्ग किसके लिए उल्लेख किया गया इब्न खुर्दाब द्वारा, तो यह क्या है, क्षत्रियों के दो वर्ग हैं। ठीक है, ये हो गया समाज में परिवर्तन, चौथा परिवर्तन राजपूतों का उदय, 1 2 3 चौथा। ठीक है, ये फोर्थ ही है, स्टार लग गया है। अगली बात करेंगे हम समाज में 5th नंबर का, अंतरजातीय विवाह। कौन सा, अंतरजातीय विवाह के बारे में। समाज में अंतरजातीय विवाह क्या है, शुरू हो गए थे। अंतरजातीय विवाह यानी दो विभिन्न वर्गों के मध्य शादियां। अंतरजातीय विवाह का मतलब क्या हुआ, दो विभिन्न वर्गों के मध्य जातियां, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य, वैश्य क्षत्रिय, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र क्षत्रिय, शूद्र ब्राह्मण। ठीक है, तो इस टाइप के विवाह शुरू हो गए थे उत्तर गुप्त काल में। हालांकि इसको हतोत्साहित भी करने का प्रयास कुछ विद्वानों द्वारा किया गया। ठीक है, और क्या कहा गया हतोत्साहित करने के लिए, कि जो अंतरजातीय विवाह से, यानी कि अंतरजातीय विवाह से जो संतान की उत्पत्ति होगी वह माता की जाति पर आधारित होगी, यानी कि माता की तरफ से आधारित होगी, माता पर आधारित होगी। और वो भी कौन, जो अनुलोम विवाह कर रहे हैं। अनुलोम विवाह हमने बात की थी वैदिक युग में। अनुलोम मतलब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री। ब्राह्मण अगर पुरुष है तो क्षत्रिय स्त्री, क्षत्रिय पुरुष है तो वैश्य स्त्री, वैश्य पुरुष है तो शूद्र स्त्री। इसे क्या है, अनुलोम विवाह। ठीक है, ब्राह्मण पुरुष वैश्य स्त्री, ब्राह्मण पुरुष शूद्र स्त्री। ठीक है, क्षत्रिय पुरुष शूद्र स्त्री, यह अनुलोम विवाह है। और अनुलोम विवाह के द्वारा उत्पन्न संतान की जाति क्या है, माता पर आधारित। तो क्या था, अगर क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट कि उत्तर गुप्त काल में संतान की जाति निर्धारित होती थी उसकी माता के आधार पर, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, संतान की जाति माता पर आधारित। ठीक है, और इसकी जानकारी अल बरूनी भी देता है, जो बाद में आता है क्या, महमूद गजनवी के साथ। अल बरूनी भी जानकारी देता है इसकी। ठीक है, अगर दूसरा स्टेटमेंट आए क्या कि अल बरूनी इसकी जानकारी देता है, तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। ओके, अगला बात करते हैं हम समाज में। समाज एक टॉपिक ही है यूपीएससी और पीसीएस में, यूपी पीसीएस में। तो जोड़ के, इतिहास को जोड़ के लिखा जा सकता है। अस्पृश्यता के बारे में पूछे, अंतर्जातीय विवाह के बारे में पूछे, स्त्री स्थिति के बारे में पूछे। दास प्रथा तो फिलहाल इसमें विद्यमान नहीं है। ठीक है, अस्पृश्यता भी विद्यमान थी और यह अस्पृश्यता बढ़ती गई।
ठीक है। उत्तर गुप्त काल में क्या है, अस्पृश्यता में वृद्धि होती है, यानी कि अस्पृश्यता में तो वृद्धि होती ही है, अस्पृश्य जातियों की में भी क्या है, वृद्धि होती है। ओके, अस्पृश्य जातियों में वृद्धि। अस्पृश्य का क्या अर्थ है, जिसे छुआ ना जाए। चांडाल के अलावा, चांडाल पहले से विद्यमान था समाज में, ठीक है। अस्पृश्य जातियों में वृद्धि हुई, चांडालों के अलावा 7 और अन्य जातियां आ गई अस्पृश्य जातियों में। नाम सुन लेते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। चर्मकार, ठीक है, जो चमड़े से क्या है, वस्तुएं बनाते थे पशुओं की, जो चमड़े से। चर्मकार। नट, रजक, रजक यानी धोबी। वरुण, वरुण यानी जो चटाई टोकरी बनाते थे उनको वरुण कहते थे। कैवर्त यानी मछुआरे। धीवर, धीवर और भेद, भेद यानी आदिवासी, ठीक है। ये 7 जातियों का उदय उत्तर गुप्त काल में, जातियों में वृद्धि होती है। कौन कौन, चर्मकार, नट, रजक, वरुण, कैवर्त, धीवर और भेद, और भिल्ल, भिल्ल भी था एक 7वां भिल्ल। और इनकी स्थिति क्या थी, दयनीय थी। ऐसा लोग मानते हैं कि इनका स्पर्श हो जाए तो क्या है, शुद्ध होने के लिए कपड़े सहित नहाना पड़ता था इनको, ठीक है। इन जातियों के अलावा ऊपर के वर्गों में अगर इनका क्या है, परछाई भी पड़ जाए या टच हो जाए तो कपड़े सहित नहाकर ही शुद्ध होते थे ये लोग। यानी मनुष्य ही मनुष्य के वेद क्या है, भेद उत्पन्न किया, ठीक है। बौद्ध भी इनके लिए अस्पृश्य थे, जैन भी इनके लिए अस्पृश्य थे, ब्राह्मणों के लिए वर्ण में जो बात कर रहे हैं शुद्ध तो है ही। कापालिक जो शिव का एक, शैव धर्म का एक क्या था, भाग था, उसके लोग अगर छू जाते हैं, टच हो जाते हैं तो वस्त्र सहित ही नहा कर क्या है, शुद्ध होते थे ये लोग, ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग, ठीक है। इतना भेदभाव था। इसलिए तो बाबा भीम साहब, भीमराव अंबेडकर ने क्या है, इतनी पढ़ाई की, उन्होंने भारत का संविधान जब लिखा तो इनको न्याय दिलाया, सभी जातियों को न्याय दिलाया, सभी वर्गों को न्याय दिलाया। कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया। अगली जो बात करेंगे हम, स्त्री की स्थिति की बात करेंगे, स्त्री दशा की बात करते हैं। उत्तर गुप्त काल में तो स्त्री की दशा की क्या है, भी गिरावट आई। हालांकि वैदिक युग में क्या था, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। कुछ गिरावट उत्तर वैदिक काल में आती है, फिर मौर्य, ठीक है, फिर 6th BC के बाद भी स्त्रियों की बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, और उत्तर गुप्त काल आते आते तो और ज़्यादा गिरावट हो जाती है। यानी इतनी गिरावट हो गई स्त्रियों की दशा में कि 8 वर्ष की उम्र में ही एक आदर्श उम्र माना गया विवाह का। 8 वर्ष में उम्र, 8 वर्ष में विवाह आज पॉसिबल है नहीं। मोदी जी ने 21 वर्ष कर दी है, ठीक है। पहले 18 था, अब क्या है, शादी की उम्र लड़कियों की 21 वर्ष। तो 8 वर्ष में उत्तर गुप्त काल में क्या है, शादी होते थे। और गौरी कहते थे, 10 साल की कन्या को 10 साल की स्त्री को कन्या कहते थे, ठीक है। और सती प्रथा तो इतना ज्यादा बढ़ गया, बहुत अधिक मात्रा में क्या है, सती प्रथा प्रचलित हो गई। जो राजपूतों का उदय हुआ, सती प्रथा के का ही अलग नाम जौहर प्रथा हो गई, अग्निकुंड में कूद जाते थे, ठीक है। सती प्रथा बहुत ज्यादा हो गई, अधिक प्रचलित हो गया सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा। और इस सती प्रथा का समर्थन किया गया उस समय के विद्वानों द्वारा। कौन करता है समर्थन, नाम, बड़े विद्वानों का नाम है ये, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
सती प्रथा का अच्छी बात माना गया इन विद्वानों द्वारा। मिताक्षरा पुस्तक का नाम सुना होगा। मिताक्षरा के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर। किसके द्वारा? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। और अपरार्क, अपरार्क भी बड़ा नाम है विद्वानों की लिस्ट में। अपरार्क द्वारा क्या है? समर्थन किया गया सती प्रथा का। याद रखेंगे। क्वेश्चन कुछ भी पूछा सकता है, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा होगा 17 या 18 में दाय भाग के बारे में, संपत्ति से रिलेटेड, किसको संपत्ति मिलती थी, या संपत्ति के लिए क्या, पिता की संपत्ति के लिए क्या प्रावधान किए गए, दाय भाग में क्या किए गए, ठीक है, मनुस्मृति में क्या किए, क्वेश्चन आया होगा यूपीएससी में। तो स्त्री दशा से रिलेटेड, सती प्रथा से रिलेटेड भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। यूपीएससी जो इसका एंड इसका है नो लिमिट, ठीक है, ये कहावत है। लेकिन इस सती प्रथा का जो बहुत ज्यादा विरोध किया गया, ठीक है, इसको आत्महत्या माना गया और इसे निषिद्ध करने की बात की गई, वो विद्वान है कौन? जो शूद्रों के कृषि के अलावा भी कार्य बात करते हैं, सेवा के अलावा भी बात करते हैं। मेधा तिथि। विरोध कौन कर रहा है? मेधा तिथि। हो सकता है यूपीएससी क्या करे, इन नामों को उलट दे, इनको समर्थन में दे दे और इन दोनों लोग को विरोध में दे दे, किसी एक को। तो यूपीएससी ऐसा खेल करती रहती है, ठीक है। ये तो स्त्रियों की दशा की बात हो गई। दास प्रथा समाज में, लास्ट पॉइंट, दास प्रथा। दास प्रथा विद्यमान है उत्तर गुप्त काल में। इनकी भी जनसंख्या में या इनकी भी दासों के प्रकार में वृद्धि हो रही है, यानी 15 प्रकार के दासों की बात की गई है, 15 वर्गों की बात की गई है दास वर्गों की नारद स्मृति में, ठीक है, नारद स्मृति, नारद स्मृति में। विज्ञानेश्वर भी जो मिताक्षरा के लेखक हैं, अपनी पुस्तक में इस 15 वर्ग के दासों का क्या है, उल्लेख करते हैं। जैन ग्रंथों में दास व्यापार की कथाएं हैं। इनका व्यापार भी होता था, ट्रेडिंग होती थी। पुरानी फिल्में देखेंगे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर होंगी, जैसे अली बाबा 40 चोर देखिए, उसमें महिलाओं को भी क्या बेचा जाता था। अली बाबा ने क्या मरियम को खरीदा था। अली बाबा 40 चोर धर्मेंद्र जी वाले देखिए, ठीक है। तो दास प्रथा के वर्गों में वृद्धि हुई। 15 प्रकार के दास प्रथा दास लोग थे नारद स्मृति के अनुसार, और इसका उल्लेख मिताक्षरा के लेकर विज्ञानेश्वर भी अपनी पुस्तक मिताक्षरा में करते हैं, और जैनगण व्यापार, दास व्यापार कथाएं बताते हैं। तो ये आज की हमारी बात हो गई इससे रिलेटेड, उत्तर गुप्त काल के समाज में सामाजिक स्थिति के बारे में, उसके परिवर्तन के बारे में। नेक्स्ट आगे बात करेंगे पूर्व मध्यकाल की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।